हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइज, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी। इससे पिछले टॉपिक मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला फोल्डर ओपन करके वहाँ से वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड। सो इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया ने महारत हासिल की हुई थी फॉरेन ट्रेड में सिंस एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही। द रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन। तो एक तरह से रोमन्स इंडिया को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया बोलते थे। ठीक है जी। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट। और ब्रिटिश ने हमारे इस खिताब को ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। आपने भी सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, सारी दुनिया का खजाना बोला जाता था, पर ब्रिटिश राज जैसे ही आया हमारा फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, इंडिया वॉज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो अंग्रेजों के समय से पहले इंडिया एक वेल नोन एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, फाइन कॉटन का, सिल्क का, टेक्सटाइल आइटम्स का। ठीक है जी। आयरन वुडन गुड्स का। इन सारी चीज़ों का हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट ही करते थे रादर। ठीक है जी। बट द ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। वो हमसे क्या लेके जाते थे? रॉ मटेरियल लेके जाते थे और इंपोर्ट करते थे अपनी ही मिलों का बना हुआ तैयार सामान। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? ट्रेड पॉलिसी थी जो अंग्रेजों की, टैरिफ से रिलेटेड, टैक्सेस मतलब रिलेटेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया की ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के प्रति। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम, स्टेट of India's foreign trade at the time of independence can be described in terms of the following observations. सबसे पहला पॉइंट था कि हम बन गए थे नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एटसेट्रा। ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, क्यों? वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, वो हम एक्सप्लॉयट कर रहे थे ट्रेड और टैरिफ में। हम नेट एक्सपोर्टर बन के रह गए थे रॉ मटेरियल के और प्राइमरी गुड्स जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर। एट द सेम टाइम इट बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। और ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स था उसके हम इंपोर्टर बन के थे। आर इंपोर्ट्स include cotton, silk and woolen clothes besides several types of capital goods produced in the England. Composition of exports and imports reflected utter backwardness of the Indian economy. उसके बाद सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड में क्या है बच्चे? हमारे पास सरप्लस होता था एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारे पास जितना भी एक्सपोर्ट करने के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए अवेलेबल था, वो मोनोपोली उनको उस ट्रेड पे किसकी होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दो ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल सिग्निफिकेंस की हैं। वो क्या है? more than 50% of India's foreign trade was directed toward Great ब्रिटेन। 50% से भी ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो किसकी तरफ जाने लगा? ग्रेट ब्रिटेन। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर ओपनिंग द सुएज कनाल इन 1869। ठीक है जी। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। ठीक है जी। तो पहले तो एक आपको ये चीज़ समझ लगी कि 50% से ज़्यादा ट्रेड था वो किसको चला गया? हमारा शिफ्ट हो गया इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। और जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी गुड्स का, इंडिया सप्लाइड कर रहा था इनपुट्स ब्रिटिश इंडस्ट्री को। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारे यहाँ हो रहा था क्योंकि उनको एक बनी बनाई ब्रिटिश इंडस्ट्री की मार्केट इंडियन मार्केट में नज़र आ रही थी। और थर्ड पॉइंट है हमारा सरप्लस ट्रेड बट ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। हमारे पास सरप्लस होता था
अपनी कंजम्पशन के बाद इंडियन इकोनॉमी के में कंजम्पशन पूरी करने के बावजूद भी हमारे पास सरप्लस होता था सामान को बेच के पैसा अर्न करने का, लेकिन वो सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए रह गया था, वो ब्रिटिश। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम आर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आर इम्पोर्ट, it implied a surplus of balance of trade, but this surplus was owing largely to the export of primary goods, which is a sign of economic backwardness. उसके बाद despite of surplus trade, supplies of several essential commodities like food grain and clothes remained deficient in the domestic market. surplus trade होने के बावजूद भी several commodities, essential commodities हमें जैसे कि फूड ग्रेन की या क्लोज की हमारे देश में कमी ही रहती थी डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है जी, ओके। अब द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट, और जो भी पैसा अर्न होता था फॉरेन ट्रेड से, मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद, वो हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होता था, वो होता था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Administrative and war expenses led to a huge drain of wealth from India. इससे क्या हो रहा था, हमारी वेल्थ ड्रेन हो रही थी, खत्म हो रही थी। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इसने हमारे देश की बैकवर्डनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। स्टूडेंट्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आ रहा है, डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज exhibits all features of a stagnant and backward economy. Here we focus on the following parameters. पहला है birth rate and death rate. Birth rate and death rate were very high, nearly 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate and death rate suggest a state of massive poverty in the country. वो क्या बता रहे थे, massive poverty हमारे देश में कितनी है, ठीक है जी। और उसके बाद infant mortality rate. So infant mortality rate क्या था हमारे देश का, मतलब डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ वॉज वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई था। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000, 218 बच्चे पर 1000 के पीछे जल्दी ही मर जाते थे 1 साल की एज के भीतर ही। एट प्रेजेंट अब ये सिर्फ 33 पर 1000 ही है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीमली पॉवर्टी, और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को शो करता था। Life expectancy. Average life of a person was as low as 32 years, while presently it is 69 years. Low life expectancy reflects lack of healthcare facilities, lack of awareness as well as lack of means to avail them. क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी थी, और यदि थी भी तो उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, गरीब लोगों के पास, कि वो हेल्थ को उस फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकें। उसके बाद लिटरेसी रेट। तो स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट रेफर्स टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वॉज लेस देन 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। ये एक सोशल बैकवर्डनेस है जो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे, ठीक है जी। फीमेल लिटरेसी रेट तो उससे भी ज़्यादा खराब था, ओनली 7%। दिस इंडिकेटेड जेंडर बाइस इन द सोसाइटी, और ये बताता है, दर्शा रहा है कि हमारे देश में जो जेंडर बाइस है, पक्षपात है और लड़कियों के प्रति, गर्ल चाइल्ड के प्रति, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये दोनों टॉपिक फॉरेन ट्रेड का और डेमोग्राफिक प्रोफाइल का कंप्लीट होता है। बाकी टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को देखना ना भूलें और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।